नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे, SSCGD, यूपी ट्रिपल SC, यूपी पैट, अन्य सभी एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट है। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इससे पूछा गया कि इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है। साथियों, इतिहास के तहत हम अतीत का अध्ययन करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। इससे पूछा गया कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था, तो हेरोडोटस प्रथम यूनानी इतिहासकार थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है। इससे पूछा गया कि द हिस्ट्रीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। साथियों, द हिस्ट्रीज पुस्तक हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा द हिस्ट्रीज पुस्तक लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन था। इससे पूछा गया कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन था, तो यह हिंगेल के द्वारा कहा गया था कि इतिहास अपने को दोहराता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इससे पूछा गया कि यह किसका कथन था कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समस्त इतिहास वर्ग है वो संघर्ष का इतिहास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे पूछा गया कि जो विक्रम संवत है यह कब प्रारंभ हुआ था। साथियों, विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व, कब? 58 ईसा पूर्व शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। इसे पूछा गया कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में किया गया था। साथियों, शक संवत का प्रारंभ कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, इन्होंने इसका शुरुआत 78 ईस्वी में की थी। साथियों, जो कुषाण वंश के शासक थे वे जैन धर्म मानने वाले थे या जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है, और इनके प्रमुख केंद्र थे पुरुषपुर और मथुरा, इनके प्रमुख केंद्र थे। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। साथियों, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत पर आधारित है। किस संवत पर? शक संवत पर आधारित है, और इसको अपनाया गया था, शक संवत को अपनाया गया था 22 मार्च 1957 ईस्वी को। ठीक है, जो राष्ट्रीय पंचांग है इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 ईस्वी को, और यह शक संवत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। पूछा गया कि गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। साथियों, गुप्त संवत की शुरुआत 1319 से 1320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। पूछा गया कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। किस रूप में? राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। पूछा गया कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की थी, वह किस उपलक्ष्य में की थी, तो हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की शुरुआत अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। किसमें? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया। पूछा गया कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था। साथियों, चालुक्य विक्रम संवत का प्रारंभ विक्रमादित्य छठे, ठीक है, छठे विक्रमादित्य थे, इनके द्वारा चालुक्य विक्रमादित्य का प्रचलन किया गया था। इन्होंने इसकी शुरुआत 1016 ईस्वी में की थी। कब की थी? इसकी शुरुआत 1016 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। पूछा गया कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो एंटमोलॉजी, ठीक है, एंटमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि हम बात करें इकियोथोलॉजी, ठीक है, इकियोथोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? मछलियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इकियोथोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। यदि हम बात करें पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी में परजीवी का अध्ययन किया जाता है। किसका? परजीवी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद है मेलिकोलॉजी, मेलिकोलॉजी में मोलस्का का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मोलस्का का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम घेंगा या अन्य जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि रेशम कीट पालन को कहते हैं। इससे पूछा गया कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है, सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम कीट पालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि हम बात करें इपीकल्चर, इपीकल्चर में हम मधुमक्खी पालन करते हैं। क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन करते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें हर्टिकल्चर, हर्टिकल्चर में हम बागवानी का अध्ययन करते हैं। किसका? बागवानी मतलब फलों की खेती, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में हम बागवानी या फलों की खेती का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में हम फूलों की खेती करते हैं। क्या करते हैं? फूलों की खेती, ठीक है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम फूलों की खेती करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। साथियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यदि हम बात करें अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। अनुच्छेद 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा। अनुच्छेद 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा, ठीक है। अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 61 के तहत हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि हम बात करें अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। अनुच्छेद 56 में कहा गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ठीक है। अनुच्छेद 60 में कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा ली जाने शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है। और अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा, ठीक है, इसका वर्णन अनुच्छेद 65 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। पूछा गया कि संविधान के
किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? पूछा गया कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पर? लोकसभा में पेश किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के गठन का प्रावधान किया गया है? पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 79 के तहत संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पूछा गया कि संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है जो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? यह लोकसभा अध्यक्ष है जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि धन विधेयक को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? पूछा गया कि धन विधेयक को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? पूछा गया कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत। यदि हम बात करें अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, यदि हम बात करें अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 में। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पूछा गया कि राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है जो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? पूछा गया कि उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? पूछा गया कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, वो भारत के वायसराय थे। यदि हम बात करें लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया था। क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड मायो ने 1872 ईस्वी में पहली जनगणना कराई थी। क्या कराई थी? लॉर्ड मायो ने 1872 में पहली जनगणना कराई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल एक प्राचीन बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? ऐसे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो प्राचीन बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल था लोथल। ठीक है, लोथल यह कहाँ पर है? यह गुजरात में है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, हड़प्पा है जो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे स्थित है और यह खोजा गया पहला स्थल था। हड़प्पा है जो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया
पहला स्थल था। ठीक है, पहला स्थल था। ठीक है, यदि हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से मृतकों का टीला और विशाल स्नान गृह मिला। क्या? मृतकों का टीला और विशाल स्नान गृह मिला था। ठीक है, कालीबंगा यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि मुगल प्रशासन में जब्ती प्रणाली या भू राजस्व व्यवस्था किसने शुरू की थी? चाहिए कि मुगल प्रशासन में जब्ती प्रणाली या भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल प्रशासन में जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। साथियों, अकबर यह मुगल वंश का शासक था। ठीक है, यह मुगल वंश का शासक था। यह मुगल वंश का तीसरा शासक था। कैसा? ये तीसरा शासक था। ठीक है, यदि हम बात करें मुगल वंश की, तो मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, बाबर के बाद इसका पुत्र हुआ हुमायूं। ठीक है, इसके बाद हुआ अकबर। ठीक है, तो अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि 1928 के प्रसिद्ध बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पूछा गया कि 1928 के प्रसिद्ध बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस भारतीय राजा के दरबार में आया था? पूछा गया कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? साथियों, मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। ठीक है, इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? पूछा गया कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? साथियों, गुलाम वंश को हम मामलुक वंश के नाम से जानते हैं। किस वंश से? मामलुक वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत या गुलाम वंश की शुरुआत 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।